नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल शुक्रवार को 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि खनाल की ये यात्रा दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दौरे के दौरान नेपाल के विदेश मंत्री आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वर्ष पदभार संभालने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया, भारत और नेपाल के बीच विकास, सहयोग, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, परियोजनाओं और लोगों के बीच संबंधों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक एजेंडा है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और जन से जन संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार करेंगे। भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले हिस्से को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सभी बचे हुए मुद्दों को जल्दी निपटाने पर काम चल रहा है। इस समझौते से भारत को विशेष व्यापारिक लाभ मिलने की संभावना है और अगले महीने के मध्य तक इसे पूरी तरह लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही अमेरिका की उच्च स्तरीय टीम इस महीने के अंत तक भारत का दौरा कर सकती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भागड़ बम विस्फोट मामले में टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मुल्ला को शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया। उन्हें कोलकाता के सोनारपुर से बाइक पर भागते हुए पकड़ा गया। शौकत को पहले भगोड़ा घोषित किया गया था। मार्च में दक्षिण 24 परगना में हुए धमाके में एक व्यक्ति की मौत और 3 गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें शौकत मुख्य साजिश करता था। फिरोजपुर जिले में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पिकअप और ट्रक की आमने सामने टक्कर में गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जलालाबाद गांव के करीब 25 सदस्यीय पिकअप में अमृतसर के डेरा व्यास एक धार्मिक स्थल पर अंतिम संस्कार में जा रहे थे। हादसे में 11 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में हस्ताक्षर जालसाजी मामले में अभिषेक बनर्जी को अदालत से राहत नहीं मिली। उन्हें 8 जून को सीआईडी के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। अभिषेक ने नोटिस को चुनौती देते हुए कोलकाता हाईकोर्ट के कानूनी संरक्षण और शीघ्र सुनवाई की अपील की। न्यायमूर्ति चैताली चट्टोपाध्याय ने सुनवाई की तारीख अगले बुधवार तय की। ब्रिक्स देशों के सांस्कृतिक समूह के प्रतिनिधियों ने काशी के घाट और गंगा आरती शुक्रवार शाम को देखी। आज सुबह प्रतिनिधियों के समूह ने काशी विश्वनाथ परिसर का भ्रमण किया और सारनाथ में भी पुरातत्व विभाग के कार्यों को देखा और धम्मेक स्तूप को भी देखा। संस्कृति मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि भ्रमण का उद्देश्य इन प्रतिनिधियों को वास्तविक धरोहरों और साक्षात संस्कृति का दर्शन कराना है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन के तहत युवा शक्ति को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 6 जून 2026 को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मेरा युवा भारत सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें देश भर के 6000 से अधिक युवा प्रतिभागी शामिल। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात नेता युवाओं के साथ संवाद करेंगे। प्रमुख अतिथियों में उद्यमी अमन गुप्ता, ओलंपिक पदक विजेता अमन सेहरावत और राष्ट्रीय स्तर के कंटेंट क्रिएटर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में उत्कृष्ट युवा प्रतिभागियों का सम्मान किया जाएगा और ऑनलाइन क्विज में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए माय भारत की सफलता को भी रेखांकित किया जाएगा। सीबीएसई ने कक्षा 12 के छात्रों के लिए वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। ये फैसला छात्रों को अतिरिक्त समय और सुविधा देने के उद्देश्य से लिया गया है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 6 जून 2026 मध्यरात्रि थी, जिसे अब 7 जून 2026 मध्यरात्रि तक बढ़ा दिया गया है। इससे छात्र बिना किसी परेशानी के आवेदन प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। बोर्ड ने कहा है कि कदम छात्रों के हित में है और उन्हें अपने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए पर्याप्त समय देगा। भारत में गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को प्रस्तावित आम चुनाव पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है।
वक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में चुनाव कराने के प्रयासों को अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार उल्लंघनों और राजनीतिक दमन को छिपा नहीं सकता। भारत ने दोहराया कि किसी भी भौतिक या प्रशासनिक बदलाव की कोशिश स्वीकार्य नहीं है। साथ ही पाकिस्तान से इन क्षेत्रों को खाली करने की मांग फिर से की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डीडी न्यूज के कार्यक्रम भारत रीलोडेड में पिछले 12 साल की विदेश नीति और पड़ोसी देशों से संबंधों पर खुलकर बात की। उन्होंने चीन के साथ सीमा विवाद को चुनौती बताते हुए कहा कि हालात अब सुधर रहे हैं। जयशंकर ने रूस के साथ स्थिर संबंधों और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देने पर भी जोर दिया। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन आज से झारखंड के 2 दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर हैं। इस दौरान वे पार्टी के नेटवर्क को मजबूत करने और राज्य में इसकी पहुंच बढ़ाने पर फोकस करेंगे। दौरे में नितिन नवीन भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर, आदिवासी आइकन धरती आबा बिरसा मुंडा और पार्टी के सीनियर नेता कैलाशपति मिश्र की मूर्तियों पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य मछली पालन एक्वाकल्चर क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए आवश्यक इकोसिस्टम तैयार करने को तैयार है, ताकि इसे भारत के समुद्री खाद्य उद्योग को केंद्रीय हब बनाया जा सके। विशाखापट्टनम में आयोजित राष्ट्रीय समुद्री खाद्य निर्यात कार्यशाला में उन्होंने अमरावती, भीमावरम और काकीनाडा, विशाखापट्टनम, कृष्णापट्टनम और नेल्लोर को जोड़ने के लिए एक्वा कॉरिडोर बनाने की योजना का ऐलान किया। डॉक्टर श्यामलाल कटपालिया की पुस्तक निरोगता के सूत्र के हाल ही में विमोचन किया गया। ये पुस्तक गुरबानी और श्रीमद् भगवद गीता के संदेशों और लेखक के अनुभवों पर आधारित है। 85 वर्षीय डॉक्टर कटपालिया ने निरोग जीवन के सूत्रों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया। कार्यक्रम में डॉक्टर इंद्रेश कुमार, आलोक कुमार और गुरु बाबा भूपेंद्र सिंह पटियाला भी उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राज्य में धर्मशाला, चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और हमीरपुर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5 मापी गई। भूकंप का मुख्य केंद्र धर्मशाला से महज 18 किलोमीटर दूर था। रात करीब 10:04 पर आए भूकंप के इन झटकों के कारण लोग सहम गए और अपने घरों से बाहर आ गए। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 6 जून के लिए गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दिन अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। उत्तर में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड में छिटपुट बारिश व गरज के साथ हवाएं चलेंगी। राजस्थान के कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं जारी रह सकती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में मिश्रित मौसम रहेगा। कुछ जगहों पर गर्मी तो कहीं हल्की बारिश का अनुमान है। गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मानसून की तैयारी के साथ छिटपुट वर्षा संभव है। वहीं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। मानसून सक्रिय है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड आदि में भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर घंटा चलेंगी और 6 से 9 जून तक ये सिलसिला जारी रह सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार में कुछ जगहों पर गर्मी का प्रकोप, लेकिन छिटपुट वर्षा से संतुलन बना रहेगा। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले पर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, जिसे स्वराज्य की स्थापना का ऐतिहासिक क्षण माना जाता है। इस अवसर पर महाराष्ट्र सहित देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने बाल्यकाल में ही स्वराज की संकल्पना और मुगलों को चुनौती देने की प्रेरणा दी। उन्होंने आगे लिखा, शिवाजी महाराज ने स्वाभिमान, सुशासन और राष्ट्र रक्षा के आदर्श स्थापित किए। उनका जीवन आज भी युवाओं को राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलिया के जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को भारत की 100वीं रामसर साइट घोषित किए जाने पर खुशी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी साझा की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश को स्वच्छ और सस्ता ईंधन का नया विकल्प मिला है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने E85 फ्लैक्स फ्यूल लॉन्च किया। पेट्रोल की तुलना में कम कीमत, कम कार्बन उत्सर्जन और किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता वाले इस ईंधन को आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने E85 फ्यूल को एक क्रांतिकारी कदम बताया। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा, हमने लोगों को वादा किया कि हम एक नया बंगाल बनाएंगे, हर क्षेत्र में और चौतरफा विकास होना चाहिए। अभी सरकार बने 1 महीना नहीं हुआ है और अभी तक सरकार ने जितने निर्णय लिए हैं। पंजाब के अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 42वीं बरसी पर और ऑपरेशन के दौरान मारे गए जनरल सिंह भिंडारवाले की पुण्यतिथि पर श्री अकाल तख्त साहिब में उनके पोस्टर देखे गए। केंद्रीय रेल मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कोलकाता दौरे के दौरान मेट्रो सेवाओं का निरीक्षण किया। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने जय हिंद मेट्रो स्टेशन से येलो लाइन की मेट्रो में सफर किया। यात्रा के दौरान यात्रियों से संवाद भी किया। इसके बाद वे नोआपारा मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने यात्री सुविधाओं और मेट्रो संचालन व्यवस्था की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की विकास की गति मजबूत बनी हुई है और केंद्र सरकार जीवन को आसान बनाने, व्यापार करने के तरीकों को आसान करने और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। पीएम मोदी ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% और वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 7.8% की जीडीपी वृद्धि दर्ज हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत को दर्शाती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं जैसी जर्मनी की वृद्धि दर 0.4%, जापान की वृद्धि दर 0.8%, यूरो की वृद्धि दर 1.3% और G7 की वृद्धि दर 1.6% है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार देश की तेज आर्थिक वृद्धि के लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों में बताया गया कि वित्त वर्ष 2025-26 में देश की जीडीपी वृद्धि 7.7% रही और इस दौरान रियल ग्रॉस वैल्यू एडिड GVA वृद्धि दर 7.9% की दर से बढ़ा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों के बीच भी अपेक्षाकृत मजबूत बनी हुई है। उन्होंने बताया कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व 682.2 अरब डॉलर के बेहद मजबूत स्तर पर पहुंच चुका है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि मौजूदा विदेश मुद्रा भंडार लगभग 11 महीने के आयात को कवर करने में सक्षम है और ये देश के ब्रह्म ऋण का 89% से अधिक हिस्सा कवर करता है। झारखंड के रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की मौजूदगी में रक्षा मंत्रालय के उपक्रम मिधानी के CSR फंड से रांची में महिलाओं को सिलाई मशीनें बांटी गई। ओडिशा के भुवनेश्वर में भाजपा नेता कंगना रानौत ने भारत भाग्य विधाता की विशेष स्क्रीनिंग पर कहा, यह फिल्म भारत के भाग्य विधाताओं को समर्पित है और इसलिए फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग मैंने की है। दिल्ली में पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नई ऐप आधारित इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवाएं शुरू की गई हैं। पहले चरण में दिल्ली NCR में 1000 इलेक्ट्रिक टैक्सियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। SBI रिसर्च ने कहा कि RBI की मौद्रिक नीति फैसलों से देश में 40 अरब डॉलर का कैपिटल इनफ्लो हो सकता है। इससे डॉलर के मुकाबले रुपया 92 से लेकर 93 के स्तर पर पहुंच सकता है। सरकारी महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान के उथले समुद्री अप तटीय ब्लॉक में अपने तीसरे खोजी कुएं में प्राकृतिक गैस की नई खोज की घोषणा की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की विकास यात्रा पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। उन्होंने देश के यात्री वाहन बाजार के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि मई 2026 में इस क्षेत्र में शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र का GVA 2014-15 में 20.9 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 48.7 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये देश के कुल GVA का करीब 18% है। वृद्धि में सरकारी निवेश और अस्थिर नीति का योगदान रहा। घरेलू मुद्रा रुपया अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में 95.72 के स्तर पर खुला और दिन के कारोबार के दौरान 50 पैसे मजबूत होकर 95.24 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में रुपया 95.74 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ था।
वरिष्ठ अर्थशास्त्री नीलखंड मिश्रा को विश्व बैंक में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। वे वॉशिंगटन डीसी मुख्यालय में 3 साल के कार्यकाल के लिए जिम्मेदारी संभालेंगे। सरकारी स्वामित्व वाली भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL के शेयरों में 2% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। ओमान की खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान की नौसेना ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी युद्धपोतों की गतिविधियों के जवाब में चेतावनी स्वरूप मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने अमेरिकी नौसेना पर समुद्री यातायात में बाधा डालने और व्यावसायिक जहाजों तथा तेल टैंकरों को जब्त करने का आरोप लगाया है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए एक्सप्रेस 100 में आगे बढ़ते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने हुर्मुज जलडमरू मध्य की ओर बढ़ रहे ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी के मुताबिक ये ड्रोन क्षेत्रीय समुद्री यातायात के लिए तत्काल खतरा थे। अमेरिका का आरोप है कि ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य पर दबाव बनाकर वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। इससे पहले इसी सप्ताह ईरानी ड्रोन हमले में कुवैत के मुख्य हवाई अड्डे का यात्री टर्मिनल क्षतिग्रस्त हो गया था। हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। लेबनान और इजराइल की सरकारों द्वारा सशस्त्र युद्ध विराम की घोषणा के बाद इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में कई हवाई हमले किए, क्योंकि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अनसुलझे मतभेदों के कारण युद्ध विराम की कोशिशें रुकी हुई थी। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने शुक्रवार को बताया कि इजरायली हवाई हमलों ने दक्षिणी लेबनान में कई जगहों को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 13 लोग मारे गए और 15 अन्य घायल हो गए। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद इस हफ्ते पश्चिमी एशिया में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दक्षिणी लेबनान, उत्तरी इजराइल, गाजा में अमेरिकी मध्यस्थता से कई समझौते किए गए, लेकिन इसके बावजूद दोनों तरफ से भीषण हमले लगातार जारी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम का मतलब पूरी लड़ाई बंद होना नहीं, बल्कि कम तीव्रता वाली गोलीबारी है। गाजा में हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम के बाद भी हिंसा जारी है। 900 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं। अमेरिका में एक संघीय अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान लागू की गई कई सख्त आवर्जन नीतियों को अवैध करार देते हुए उन्हें पूरी तरह रद्द कर दिया है। अदालत का ये फैसला उन हजारों वैश्विक नागरिकों और उनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत माना जा रहा है, जो लंबे समय से अमेरिकी धरती पर कानूनी अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों की नई रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका में इबोला वायरस का प्रकोप बढ़कर 20,000 तक पहुंच सकता है। अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC ने कंप्यूटर मॉडल के आधार पर विभिन्न संभावित परिदृश्यों की जानकारी दी है। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों की नई रिपोर्ट के अनुसार इबोला वायरस के 10,000 से अधिक मामलों की संभावना जताई गई है। इस बारे में अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा है कि अब तक लगभग 400 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 63 मौतें शामिल हैं। तेल रुमैदा इलाके में शुक्रवार शाम को इजरायली सैनिकों की गोलीबारी में 7 महीने में फिलिस्तीनी शिशु की मौत हो गई, जबकि उसके माता पिता भी घायल हुए। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने शिशु की पहचान सैम फहद अबू हैकल के रूप में की है।
रूस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि यूक्रेन के ड्रोन ने 2 कार्गो जहाजों नत्रा और जिरकॉन पर हमला किया जो एक रूसी बंदरगाह की ओर से जा रहे थे। इस हमले में अजरबैजान के कम से कम 5 नागरिकों की मौत हो गई। यूक्रेन का कहना है कि जहाज यूक्रेनी अनाज की चोरी और सैन्य कार्गो के परिवहन में शामिल थे। रूस और अजरबैजान फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और अजरबैजान सरकार के संपर्क में है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की बैठक के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। पुतिन ने ज़ेलेंस्की के उस खुले पत्र को बेढंगा बताया जिसमें बैठक का प्रस्ताव रखा गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट न्यू चंडीगढ़ में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है। कप्तान शुभमन गिल के लिए ये मैच रेड बॉल क्रिकेट की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम होगा। भारत को श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दौरे पर भी जाना है। ऐसे में टीम इंडिया अपनी तैयारियों को परखना चाहेगी। भारतीय शतरंज के युवा सितारे और ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञानंद ने इतिहास रचते हुए प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रज्ञानंद ने प्रतियोगिता के अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ये बड़ी उपलब्धि हासिल की और इस टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। इस जीत की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि प्रज्ञानंद ने इस टूर्नामेंट में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को 2 बार क्लासिकल मुकाबलों में हराया। भारतीय हॉकी टीम आज अंडर 18 पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में जापान से भिड़ेगी। मुकाबला दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय हॉकी टीम ने प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मंगोलिया में चल रहे कुश्ती ओपन रैंकिंग सीरीज में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक 4 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। महिला वर्ग में मनीषा ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में उत्तर कोरिया की मिस सोन को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। कुश्ती ओपन रैंकिंग सीरीज के 59 किलोग्राम वर्ग में नेहा ने पेयोल होंग को 5-3 से मात देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जर्मनी के दूसरे वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने शुक्रवार को चेक गणराज्य के युवा खिलाड़ी याकूब मेंसिक को हराकर फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल फाइनल में प्रवेश कर लिया। ज़ेवरेव अपने करियर के पहले ग्रैंड स्लैम खिताब से अब केवल 1 जीत दूर रह गए हैं। ज़ेवरेव ने सेमीफाइनल में मेंसिक को हराकर अपने करियर के चौथे ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई। इटली के 10वीं वरीयता प्राप्त फ्लावियो कोबोली ने फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कोबोली ने सेमीफाइनल में मैथियो अर्नाल्डी को हरा दिया है। फ्रेंच ओपन में पोलैंड की माया फलिंस्का ने डियाना ट्राइडर को 7-6, 6-4 से मात देकर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बनाई। रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा ने फ्रेंच ओपन के महिला एकल फाइनल में जगह बना ली है। आंद्रीवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोस्टुक को मात दी। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी। नमस्कार।